उस मस्जिद को हेडक्वार्टर के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बड़ा खूनी बाब था कराची का, दोनों तरफ से बड़ी खूनरेजी हुई थी। लश्कर जंगी सिपा साहबा का एक मिलिटेंट विंग था और नई नई वो तंजीम बनी थी। रियाज बसरा, अकरम लाहौरी, कारी असद, इन्होंने अब बाकायदा खुल के काम करना शुरू किया। आसिफ रमजी पूरी कराची से भत्ता भी लेता था, इनके पास क्लाशनकोफ में टीटी, NMM, ग्रेनेड और बहुत सारी चीजें थी। तो अब इनके प्लान कुछ और थे। आसिफ रमजी जो था नित नई कार्रवाइयाँ करने के हवाले से मशहूर था। मसलन उसने जो CID के ऑफिसर्स थे उनको पार्सल बम भेजे। जब ये बम आया तो इसको नाकारा करने में बेहतियाती हुई बम मेरे हाथों में पड़ गया, जिससे मैं बड़ा शदीद जख्मी हुआ। सलीम कादरी पे जब वो जुम्मे की नमाज पढ़ाने सईदाबाद के इलाके में जा रहे थे, वहाँ इनको घेर कर इन पे फायरिंग करके इनको शहीद कर दिया। डैनियल पर्ल को मेट्रोपोल होटल के पास से ले गया, एहसनाबाद में इन्होंने रखा उसको और वहीं उसका कत्ल किया। मैं और वो हम आपस में पर्सनल हो गए। वो मुझे कॉलिंग करता था, धमकी भी देता था। आसिफ रमजी बुनियादी तौर पर पुलिस के घेरे में तो नहीं आ सका। आसिफ रमजी से आंख मचली चल रही थी। कभी वो मेरे पीछे टारगेट किलर लगाता था, कहीं वो बॉम्ब अटैक की कोशिश करते थे, कहीं वो ठेला लगाते थे मेरे रास्ते में। बाद में ऐसा हुआ था कि उसका DNA भी कराया गया था और इसके जो पैर के अंगूठे के मखसूस निशानात थे, उससे आसिफ रमजी की बीवी ने शनाख्त की कि ये आसिफ रमजी है। सारे जो इल्जामात ना ये हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए हुए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान मुजाहिदीन को दहशतगर्द समझती है, हालांकि मुजाहिदीन दहशतगर्द नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत ही गैर मामूली स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये स्टोरी गैर मामूली इस वजह से कि एक ऐसे नौजवान की स्टोरी है जो कि बहुत ही अपने वक्त का हाई प्रोफाइल मिलिटेंट गुजरा है, जिसका ताल्लुक गुजराती मेमन कम्युनिटी से था। अमन पसंदी और बिजनेस कम्युनिटी की वजह से गुजराती मेमन जाने जाते हैं, लेकिन आसिफ रमजी एक पहला नाम था और उसके बाद इतना बड़ा नाम मैंने देखा ही नहीं, जिसका ताल्लुक मिलिटेंसी से था। और मिलिटेंसी भी इस लेवल की कि डैनियल पर्ल केस उसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा कराची में हाई प्रोफाइल शिया टारगेट किलिंग और बरेलवी मसलक के जो हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है, जिसमें सलीम कादरी जो सुन्नी तहरीक के बानी थे, वो टारगेट किलिंग, पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग, बम ब्लास्ट और ख़ुदकश हमलों की प्लानिंग, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं खुद उसकी एक प्लानिंग का शिकार हुआ था, जिसमें बम ब्लास्ट में मैं ज़ख्मी हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और जो लोग ख़ास तौर पे 98 से लेकर 2003-04 तक कराची में ख़बरों पर नज़र रखते रहे या टेररिज्म के बारे में उनको कुछ भी इल्म है, वो आसिफ रमजी के नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। Very strong indicators to show that Asif Ramzi was here, who was the most dreaded terrorist. आसिफ रमजी रंचू लाइन के इलाके से ताल्लुक़ रखता था और बहुत कम उम्र में 15-16 साल उम्र थी। तो उसकी बैठक जो थी सिपा साहबा के लड़कों के साथ थी, और ये वो लड़के थे जो कि इलाके में सिपा साहबा के छोटे मोटे काम करते थे। कोई पोस्टर लगाता था, कोई दीवारों पे चौकिंग करता था, या जलसे जुलूस में चले जाते थे। लेकिन मिलिटेंसी में उस वक्त तक कोई लड़का नहीं था इलाके का। आसिफ रमजी ने उन्हीं लड़कों के साथ फिर इलाके की पाकिस्तान मस्जिद थी रंचू लाइन की, वहाँ जाना शुरू किया। उस इलाके की मस्जिद का जो इमाम था मौलाना शफ़ी, उसका ताल्लुक सिपा साहबा पाकिस्तान से था और उसके नज़रियात जो थे बड़े सख्त नज़रियात थे शिया कम्युनिटी और बरेलवी मसलक के ख़िलाफ़। अक्सर वो तकरीरें करता था और साथ साथ वो इलाके के नौजवान लड़कों को लेकर नागन जोरंगी पे एक मस्जिद थी, सिद्दीक अकबर मस्जिद, आज भी है, लेकिन उस वक्त उस मस्जिद की शोहरत ये थी कि वहाँ पर सिपा साहबा पाकिस्तान के टॉप के जितने भी लीडरशिप थी वो वहाँ आती थी। और आज़म तारिक उस मस्जिद में ख़ुद भी उनका नमाज पढ़ाते थे, और कराची में जब वो ख़ुद होते थे तो उसी मस्जिद में उनका क़याम भी होता था। और वहीं मतलब उस मस्जिद को हेडक्वार्टर के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि उसी मस्जिद से दूसरे जो अब्दुल गफूर नदीम, ये भी वहीं थे। और इस मस्जिद से बहुत से हेडक्वार्टर से वाबस्ता बहुत से लोग थे जो कि सेक्टेरियन किलिंग में कराची में बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व रहे थे। और आपको याद होगा 95 और उससे पहले बहुत हाई प्रोफाइल किलिंग हुई थी, जिसमें कराची में शिया सुन्नी टारगेट किलिंग शुरू हुई थी और उसमें बहुत से दोनों ग्रुप के लड़के पकड़े गए थे। जो सिपा साहबा के लड़के पकड़े गए थे उन सब का ताल्लुक तकरीबन सिद्दीक अकबर मस्जिद नागन चौरंगी से ही कुछ ना कुछ उनका लिंक बनता था।
और हाफिज़ अहमद बख्श एडवोकेट और अब्दुल गफूर नदीम और मंसूर अली बाबर, ख्वाजा सलीम और फाजिल, ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो उसी मस्जिद में जिनका आना जाना था, और उन्होंने हाई प्रोफाइल शिया टारगेट किलिंग की थी, जिसके बाद वो पकड़े गए और सजाएं हुई, उसमें लंबी सजाएं उन्होंने काटी। और ये एक बड़ा खूनी बाब था कराची का, जिसमें दोनों तरफ से बड़ी खून रेजी हुई थी। तो ये सिपा साहबा का वो ग्रुप था जिसने कराची में सबसे पहले दहशत फैलाई थी। लश्कर जंगवी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बुनियादी तौर पर ये अंजुमन सिपाही सहाबा या सिपाही सहाबा पाकिस्तान या अहले सुन्नत वल जमात का एक तसलसल है, और उनकी तरफ से जो नज़रियात पेश किए गए अहले तशय्युअ के हवाले से, उसके नतीजे में ये अस्करियत की तरफ गिरो गया और लश्कर जंगवी इसका नाम रखा गया। लश्कर जंगवी बुनियादी तौर पर अल्लामा हक नवाज जंगवी जो सिपाही सहाबा के बानी थे, उनके नाम से मंसूब करते हुए लश्कर जंगवी यानी जंगवी का लश्कर यानी हक नवाज जंगवी का लश्कर इसका नाम दिया गया। और इसने पाकिस्तान में अहले तशय्युअ पे मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, उनकी क़यादत को निशाना बनाया, उनकी इमाम बारगाहों पे हमले किए, जो डॉक्टर्स की एक अरसे में टारगेट किलिंग होती रही, उसके पीछे भी लश्कर जंगवी थी। और लश्कर जंगवी कोई एक तंजीम नहीं थी, बल्कि इसके कई मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, और वो न सिर्फ अहले तशय्युअ पर हमलों में मुलव्विस रहे, बल्कि 9/11 के बाद जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक लहर उभरी तो लश्कर जंगवी ने TTP और अलकायदा को भी सहूलतकारी मुहैया की, और उनके साथ भी मिलकर कई कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी, पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते रहे। और इसके साथ साथ जो अहले तशय्युअ थे उनकी जानिब से भी एक तंजीम खड़ी की गई सिपाही मोहम्मद के नाम से, ठोकर नियाज बेग जिसका मरकज़ था, और फिर उस तंजीम ने भी कई सुन्नी उलमा पे हमले किए और उनको कत्ल किया। कई बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मिर्ज़ई, और इसके साथ साथ जो दीगर उलमा थे उनको निशाना बनाया गया। ये बल्कि हालिया अरसे में हमने देखा कि मुफ्ती तकी उस्मानी पर जो हमला किया गया था गुलशन इकबाल कराची में, उसमें भी इसी तंजीमों के तसलसल के अहले तशय्युअ लोग मुलव्विस थे। तो ये अस्करी कार्रवाइयाँ होती थी, एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बनाया जाता था। लश्कर जंगवी का जो एक उमूमी तरीक़ेकार था वो न सिर्फ हमले करती थी बल्कि खुदकुश हमले भी उसने मुतारिफ कराए और पूरे पाकिस्तान में अहले तशय्युअ पे हमले करते रहे। जबकि इसके जवाब में जो अहले तशय्युअ की अस्करी तंजीम थी उसकी जानिब से जो हमले किए जाते थे वो बम धमाके होते थे, या फिर किसी टारगेट की रेकी करके उसको कत्ल किया जाता था। खुदकुश हमलों का तरीक़ेकार उसकी जानिब से नहीं था। लश्कर जंगवी का नज़रिया क्या था? तो बुनियादी तौर पर अल्लामा हक नवाज जंगवी ने जब अंजुमन सिपाही सहाबा की बुनियाद रखी तो अहले तशय्युअ के अकायद को टारगेट किया गया, उस पर तनकीद की गई, और उसके नतीजे में जो था एक लश्कर जंगवी पूरा खड़ा हुआ और इसने उस नज़रियात के मुताबिक जो है हथियार उठाए, और फिर जो है कत्ल गारतगरी का ये सिलसिला पाकिस्तान भर में शुरू हो गया। और ये बुनियादी तौर पर अपने उस नज़रियात से जो थे उसके मुताबिक ये काम करते थे, और इन्होंने इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर अहले तशय्युअ को निशाना बनाया। साज़े भी शामिल थे, डॉक्टर्स भी शामिल थे, इमाम बारगाहों के मुतवल्लीन भी शामिल थे। तो इस तरह कई जो अहले तशय्युअ उलमा थे उनको भी लश्कर जंगवी की जानिब से निशाना बनाया गया। और लश्कर जंगवी अपने नज़रियात के मुताबिक अहले तशय्युअ को मुसलमान नहीं समझती थी, और उनका जो बुनियादी नारा था, एक ज़माने में ये नारा लगाया जाता था, और वो इस हवाले से ये भी कहते थे कि जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं सिपाही साहबा, तो हम असेंबली में जाके कानून साजी करके अहले तशय्युअ को जो है वो बाकायदा तौर पर गैर मुस्लिम करार देंगे। और उसका जो एक धड़ा था, उनसे जो लोग अलग हुए जो उस नज़रियात से मुतासिर थे, उन्होंने लश्कर जंगवी बनाया, और लश्कर जंगवी ने फिर उस नज़रियात के मुताबिक जो है वो फैसले करना शुरू किए, और अहले तशय्युअ को न सिर्फ गैर मुस्लिम करार दिया उन्होंने, बल्कि वो कहा कि वो सहाबा की तौहीन के मुर्तकिब होते, तो इस वजह से हम उनको निशाना बनाते हैं। आसिफ रमज़ी ने जब इस मस्जिद में जाना शुरू किया, बहुत यंग था, 16 साल उसकी उम्र होगी, और उसने जब आना जाना शुरू किया तो उसको नज़रियात मज़ीद सख्त होते चले गए। फिर उसके बाद होता ऐसा है कि आसिफ रमज़ी को मुतारिफ कराया गया वहीं जोबली के इलाके में एक नूर मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम थे मौलाना अमीन। वो भी सख्त गिर एक मौलवी थे जिनका शिया और ख़ास तौर पे बरेलवी मसलक के साथ बड़े उनके इख्तलाफात थे, और वो बरमला उसका इज़हार भी करते थे। तो यही रीज़न था कि वहाँ पे अक्सर होता ये था कि
नूर मस्जिद पर बरेलवी और देवबंदी झगड़ा रहता था और हर दूसरे दिन कोई ना कोई झगड़ा होता था, ख़ासतौर पर जुमे के दिन। और इस सिलसिले में दोनों पार्टियों ने बड़े केसेस एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाए हुए थे। तो आसिफ रमजी ने भी जब सिपा साहबा वालों के साथ करीब हुआ, उसने भी उस मस्जिद में जाना शुरू किया और मौलाना अमीन के साथ जो जब भी झगड़ा हो, कोई हो, मुजाहरा होता था सुन्नी तहरीक वालों का या उनके साथ इख्तलाफ होता था या दोनों तरफ से हाथापाई होती थी, तो उसमें आसिफ रमजी भी पेश होता था। और यहीं पर वो नज़र में आ गया सुन्नी तहरीक वालों की, इसलिए कि जितनी शिद्दत से लड़ता था आगे बढ़ के और हर चीज़ में नुमायाँ होता था, तो होता ये कि फिर उसे पुलिस बंद करती है। 13D के केस में एक पिस्टल उससे बरामद होता है। ये उसकी पहली गिरफ्तारी थी, पहली और आखिरी गिरफ्तारी, और पहली दफ़ा यहाँ पुलिस की नज़र में आया। और आसिफ रमजी और उसके साथियों का ख्याल था कि ये इसकी गिरफ्तारी के पीछे सुन्नी तहरीक, खुसूसन सलीम कादरी जो उसके बानी थे, उनका हाथ था। 90s में सुन्नी तहरीक कराची में एक बड़ी मजहबी जमात के तौर पर सामने आ रही थी, बरेलवी मकतब फ़िक्र की, और वो उसका एक बुनियादी नारा ये होता था कि जवानियाँ लुटाएंगे मस्जिदें बचाएंगे, यानी वो मसाजिद जिनके ऊपर तनाज़ा है या जिसके ऊपर किसी दूसरे फ़िरक़े या मसलक के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है उसको छुड़ाना। तो सुन्नी तहरीक में भी एक मिलिटेंसी मौजूद थी और उस वक्त जो थी ये एक सिपाह सहाबा या लश्कर जंगी महसूस किया करती थी कि ये भी उसके रास्ते में एक रुकावट है। आसिफ रमजी जेल चला गया और जेल जाके वो सिपा साहबा के जो पहले से लड़के वहाँ जेल में बंद थे उनके साथ ही ज़्यादा घुल मिल गया और उसका असर इसने मज़ीद लिया। और जब वो जेल से बाहर आया तो मज़ीद सख्त मजहबी नज़रियात लेकर आया। और अब वो आसिफ रमजी वो पहले वाला नौजवान नहीं था जो मोहल्ले के लड़कों के साथ उठता बैठता था, बल्कि अब वो बाकायदा तय कर चुका था कि अब उसने अपनी ज़िंदगी सिपा साहबा और इसके मिशन के लिए वक्फ करनी है। अब आसिफ रमजी ने नूर मस्जिद के अलावा नागन चौरंगी पर सिद्दीक अकबर मस्जिद में आना जाना बाकायदगी से शुरू कर दिया। उसके ताल्लुकात भी वहाँ लोगों से होते चले गए। लश्कर जंग भी सिपा साहबा का एक मिलिटेंट विंग था और नई नई वो तंजीम बनी थी और उसमें उस वक्त रियाज बसरा, अकरम लाहौरी, कारी असद, एक होते थे कारी इसाक और बहुत सारे लोग थे। लेकिन कराची का जो विंग था वो इस वक्त पीछे था, गो के कराची में सेक्टेरियन किलिंग में सिपा साहबा के लड़के थे, लेकिन अभी तक लश्करी जंगी के प्लेटफॉर्म से यहाँ के लड़के एक्टिव नहीं थे। तो आसिफ रमजी की जब मुलाकात होती है नईम बुखारी से, ये भी एक हाई प्रोफाइल मिलिटेंट है और इसकी एक किसी वक्त अलग इस पे प्रोग्राम करूंगा। इसने पाकिस्तान में बहुत बड़े खुदकश हमले और ये भी एक नेक्स्ट लेवल का एक टेररिस्ट था और इस पे कभी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। आसिफ रमजी ने जब सिद्दीक अकबर मस्जिद पे नईम बुखारी, कारी असद और दीगर लोगों के साथ बैठक शुरू की तो उसे पता चला कि लश्कर जंगी सिपा साहबा का एक ऐसा मिलिटेंट विंग है जो कि बाकायदा इसमें तरबीती कैंप बने हुए अफगानिस्तान में और इनको उस वक्त तालिबान की सपोर्ट भी हासिल थी। और ये बाकायदा लश्कर जंग भी खुसूसन पंजाब के बहुत से लड़के ट्रेनिंग के लिए जाते थे अफगानिस्तान। नईम बुखारी और उसके बहुत से साथी जो कि पहले से ही लश्कर जंगी में बड़े एक्टिव थे और ये कराची से तरबियत के लिए लड़के अफगानिस्तान गए, जिसमें आसिफ रमजी भी शामिल था। लश्कर जंगी का ये तरबियती कैंप जो था खालिद बिन वलीद कैंप कहलाता था। इसका नाम था मास्कर खालिद बिन वलीद और ये सरूबी एक जगह है जो काबुल से 70-75 माइल दूर है और वहाँ पर ये तरबियती कैंप था जिसमें कारी असद उस्ताद था और दूसरे बहुत से पंजाब के लड़के थे जो वहाँ पे उस्ताद थे, जबकि रियाज बसरा खुद वहाँ था, अकरम लाहौरी था और नईम बुखारी, ये कारी असद। अब ये तमाम वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अच्छा, उस ज़माने में सबसे ज़्यादा चंदा होता था कराची से और उसके अलावा भी जो तंजीमें, जहादी तंजीमें, कराची ऐसी जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा चंदे की मद में जमा होता था। तो वहाँ पे बहरहाल जब आसिफ गया, आसिफ के उन सबसे भी ताल्लुकात हुए और आगे चल के इन कराची के जो लश्कर जंगी का जो चैप्टर था उसका और पंजाब का जो लश्कर जंगी का जो चैप्टर था उनके आपस में इख्तलाफात हो गए और उसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि ज़्यादा चंदा कराची से जमा होता था और ये समझते थे कि उस चंदे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिस वजह से दो ग्रुप बन गए। एक रियाज बसरा ग्रुप हो गया जिसमें अकरम लाहौरी वगैरह और पंजाब के लोग थे और कराची से
आसिफ छोटू एक और कैरेक्टर था, वो इनके साथ था। जबकि नईम बुखारी, आसिफ रमजी और कारी असद ये सब एक तरफ हो गए और कराची की पूरी जो टीम थी वो इनके साथ हो गई। जहाँ तक लश्कर जंगवी के तरबियती कैंपों का ताल्लुक़ है तो ये बलूचिस्तान में भी थे और इसके साथ साथ वज़ीरिस्तान में भी इनके कैंप्स रहे, लेकिन असल जो मरकज़ था वो अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान में हरकतुल मुजाहिदीन अल आलमी के भी ट्रेनिंग कैंप्स थे और इसके साथ साथ लश्कर जंगवी के लोगों को वहाँ भी तरबियत मिलती थी और उन्होंने अलहदे से भी अपने सेटअप कायम किए थे जहाँ पर उनके लोगों को तरबियत दी जाती थी। और वो तरबियत में न सिर्फ असलहे की तरबियत शामिल थी बल्कि रैकी किस तरह से की जाएगी, हदफ तक किस तरह पहुँचा जाएगा, वहाँ पर क्या रूप इख्तियार किए जाएंगे कि अपने हदफ की निशानदही की जा सके, उसकी रैकी की जा सके, उसके औकात कार, उसके दफातर के टाइम, उसके बच्चे कहाँ जाते, ये सब मालूमात ये हासिल करते थे। और इसके साथ साथ खुद कुछ हमलों की भी तरबियत दी जाती थी। और इसके अलावा एक और तरीका लश्कर जंगवी ने इख्तियार किया था, इनके एक माहनामा मैगज़ीन आया करता था इंतकाम हक के नाम से, और इंतकाम हक का जो एक आखिरी पेज होता था उसमें बाकायदा तौर पर जो कादियानी और अहले तशय्युअ हैं उनके हवाले से मालूमात देने का कहा जाता था। यानी वो एक पूरा एक जिस तरह से क्वाइफ होते हैं कि आप उसका नाम बताएं, उसकी उम्र बताएं, वो रहता कहाँ पर है, वो आता जाता कैसे है, वो कारोबार क्या करता है, वो जॉब क्या करता है, वो कहाँ पर अपनी इबादतगाह जाता है या इमाम बारगाह जाता है। तो ये सारी मालूमात होती थी और उसमें ये कहा जाता था कि आप कोई गलत मालूमात देने के बजाय बिल्कुल ठीक मालूमात फराम करें और फिर इसको आप पोस्ट कर दें तो पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए ये हम तक पहुँच जाएगा और फिर हम इसकी जो रोशनी में जो है अपने अहदाफ को निशाना बनाए करेंगे। तो लश्कर जंगवी ये मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करती थी, यानी ये तरीका भी था और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो थी वो तरबियत भी दी जाती थी और ली जाती थी और उसके नतीजे में नौजवान तैयार होते थे और वो पाकिस्तान में आकर लश्कर जंगवी के लिए कार्रवाइयाँ करते थे। इसको शौक था कि ये खतूत दिखता था। उस वक्त सेलफोन का इतना रवाज नहीं था, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 99 की और 2000 की। तो ये क्या करता था कि उसको खतूत लिखता था और पुलिस अफसरान को सबको भेजता था, हमें भी आते थे इसके खतूत और अपने नाम से लिखता था आसिफ रमजी। दूसरा ये अहले तशय्युअ अफराद को ख़त लिखता था, सरकारी जो अहदेदार थे बड़े गवर्नमेंट को भी लिखता था, हर किसी को लिखता था और इसका मशगला था। इसकी शोहरत यहीं से शुरू हुई सबसे पहले और इसकी जो शनाख्त बनी आसिफ रमजी कोई है जो ये काम कर रहा है और बाकायदा ये पहले तबलीग करता था और उसके बाद ये वार्निंग देता था, धमकियां देता था उन खतूत में, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि भाई आसिफ रमजी नाम का कोई एक जिम्मेदार है जो ये इन तमाम चीज़ों के पीछे उसका भी हाथ है। आसिफ रमजी जो था वो मुख्तलिफ इदारों को या CID को या जो हसास इदारों के ऑफिसर थे उनको बाकायदा खतूत तहरीक किया करता था। उन खतूत में अपना नज़रिया बयान किया करता था और ऑफिसर्स को वार्न किया करता था कि आप हमारे रास्ते से हट जाएँ और मैं एक बड़ा नोबल कॉज के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो अपनी खतूत के ज़रिए धमकियाँ भी देता था और उन खतूत के ज़रिए अपनी जो उसका नज़रिया था उसको भी फैलाने की कोशिश करता था। तो ये सारी चीज़ें थी। आसिफ रमजी का सबसे पहला नाम उस वक्त पुलिस की नज़र में नुमाया होकर आया जब सुन्नी तहरीक के एक ज़िम्मेदार थे सलीम रज़ा। सलीम कादरी एक वो तो बानी थे, एक सलीम रज़ा भी इनके ज़िम्मेदार थे और उनको रंचू लाइन के इलाके में, रामसामी के इलाके में उनको टारगेट किया गया और उस कार्रवाई में आसिफ रमजी पेश था। ये प्लानिंग ही उसी की थी। आपके इल्म है कि लश्कर जंगवी सबसे ज़्यादा टारगेट करती है अहले तशय्युअ अफराद को, लेकिन आसिफ रमजी को गुस्सा सबसे ज़्यादा सुन्नी तहरीक वालों पर था और यही वजह थी कि उसने सबसे जो बड़ा टारगेट उसने उस वक्त अचीव किया वो उसने सलीम रज़ा को टारगेट किया और उनको रामसामी के इलाके में उनको शहीद कर दिया। अब जब ये वाक़या होता है तो उस वक्त सुन्नी तहरीक और दूसरे तमाम लोगों को पता था कि आसिफ रमजी जो है पेश है इन चीज़ों में, तो आसिफ रमजी का नाम भी इस केस में सामने आया। उसके बाद जैसे थोड़ा और आगे टाइम निकलता है, अब ये कराची में आसिफ रमजी ने तंजीम साजी पे तवज्जो दी और उसने सिपा साहबा के वो लड़के जो कि बहुत ज़्यादा जोशीले और गर्म खून रखते थे उनको लश्कर जंगवी के सेटअप में लाना शुरू किया। अब सिपा साहबा एक तंजीम थी और उसका मिलिटेंट विंग लश्कर जंगवी जो कि टोटली आसिफ रमजी और नईम बुखारी चला रहे थे और इन्होंने अब बाकायदा खुल के काम करने शुरू किया। इनके पास वसाइल थे, पैसे थे। आसिफ रमजी पूरी कराची से भत्ता भी लेता था और भत्ता ऐसे नहीं था जैसे और तंजीमें लेती थी, ये बाकायदा ख़त लिखता था या फ़ोन करके कारोबारी हजरात को और खुसूसन अहले तशय्युअ जो कारोबारी लोग थे उनको जान का खौफ और मारने की धमकी देकर उनसे एक खतीर रकम भत्ते के तौर पे लेता था। और न सिर्फ ये करता था, अपनी दूसरी जो टीम थी उसको भी इसी काम पर लगाया हुआ था। आसिफ रमजी और नईम बुखारी जिम्मेदार थे कराची में
असले की ख़रीदारी की भी ये कोयटा से और वज़ीरिस्तान से मुख्तलिफ़ जगहों से असला ख़रीद के बाकायदा कराची में ये मुख्तलिफ इनके यूनिट और सेक्टर बने हुए थे जहाँ ये तकसीम करते थे। और इनके पास क्लाशनकोफ में TT पिस्टल थे, 9mm ग्रेनेड और बहुत सारी चीज़ें थी, और एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा था इनके पास आ चुका था, ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई थी। तो अब इनके प्लान कुछ और थे। अब ये मुकम्मल तौर पे एक गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहते थे और खुलकर, जैसे कि आपने देखा कराची में बहुत बड़े बड़े खुदकश हमले हुए, अब ये उस तरफ जाना चाहते थे। 9/11 के बाद असल में सूरत हाल तब्दील हुई थी कराची में। हमने देखा बल्कि पूरे पाकिस्तान में लहर आई कि जब बैनुल अक़वामी जिहादी मकामी जिहादियों के साथ मिल गए और मकामी जिहादियों में या फिर क़वाराना टारगेट किलिंग के हमलों में लश्कर जंगी एक सर फहरिस्त ग्रुप था, तो इसने अलकायदा के साथ सहूलतकारी की और जो अफ़गान तालिबान थे उनके साथ भी किसी न किसी दर्जे में इसके मरासिम रहे। और फिर TTP के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बल्कि TTP का एक रहनुमा था कारी हुसैन, उसने वहाँ वज़ीरिस्तान में कई खुदकुश हमलावर तैयार किए जिसने पाकिस्तान में अहले तशय्युअ पे कई हमले किए। तो उस ज़माने में जो एक दहशतगर्दी की लहर आई थी उसका बैनुल अक़वामी राब्ता भी बनता था, जैसे डैनियल पर्ल का हुआ उसमें भी आसिफ रमज़ी हमें नज़र आया, उसमें आसिफ रमज़ी ने किरदार अदा किया। और आसिफ रमज़ी जो था नित नई कार्रवाइयाँ करने के हवाले से मशहूर था। मसलन उसने जो CID के ऑफिसर्स थे उनको पार्सल बम भेजे और उसके नतीजे में ऑफिसर ज़ख्मी भी हुए, ये उसने एक तरीका इख्तियार किया। आसिफ रमज़ी ने एक उसकी ख्वाहिश थी कि वो सुन्नी तहरीक के कायद सलीम कादरी को टारगेट करे, और इस सिलसिले में उसने एक प्लान किया और इसमें इसके साथ दूसरी इसकी टीम भी शामिल थी, ये ख़ुद भी उसमें शामिल था, जिसमें इसके साथ फैसल पहलवान, अकबर था और खिज़र जमाल था, दूसरे नईम बुखारी और दूसरे और भी लड़के थे इसके साथ। अरशद पोलका था जो मौके पे मारा भी गया था। इन्होंने सलीम कादरी पे जब वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ाने सईदाबाद के इलाके में जा रहे थे, वहाँ इनको घेर कर इन पे फायरिंग करके इनको शहीद कर दिया। उनके साथ 4 और साथी थे, वो भी शहीद हुए, इनके बहनोई भी थे उसमें। उनका एक 10 साल का बेटा उस वक्त जो था, उसकी उम्र 10 साल थी, बिलाल, वो बच गया था। और अब गालिबन वो सुन्नी तहरीक का एक विंग बिलाल कादरी ही वो चला रहा है, तो वो उस वक्त उस फायरिंग में वो बच्चा बच भी गया था, अल्लाह ने बचा लिया था। इसके अलावा पुलिस एहलकार शहीद हुआ था, और पुलिस एहलकार ने जवाबी फायरिंग में अरशद पोलका को गोली मारी थी, हमलावर था जो मौके पे ही मारा गया था। तो जब सलीम कादरी की कार्रवाई आसिफ रमज़ी वालों ने की, तो ये अब खुल्लम खुल्ला एक बहुत बड़ा चैलेंज था कराची पुलिस के लिए कि एक बहुत बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है जो कराची में इस टाइप की कार्रवाइयाँ करने जा रहा है। आसिफ रमज़ी ये चीज़ें तो साथ साथ कर रहा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा काम डैनियल पर्ल केस, जिसमें शेख उमर, फजल करीम और दूसरे बहुत से लोग मुलविस थे, वो काम आया नईम बुखारी की मार्फत आसिफ रमज़ी के पास आया। और आसिफ रमज़ी ने उसमें कराची में उसके पास पूरा नेटवर्क था और उसने तमाम लड़कों को उसमें मुनज़्ज़म किया। और जब अगवा होने से लेकर जब उसका कत्ल हुआ है आखिर तक, वो पूरे जो भी उसमें सिलसिला था, आसिफ रमज़ी बराह रास्त उसमें मुलव्वस था। उसी की टीम थी। इम्तियाज़ सिद्दीकी, एक साजिद नाम का एक लड़का था, साजिद बुड्ढा जिसका नाम था, और जिसकी उर्फत इम्तियाज़ सिद्दीकी थी, वो डैनियल पर्ल को मेट्रोपोल होटल के पास से ले गया और उसके बाद इन्होंने जहाँ प्लॉट पे एहसनाबाद में इन्होंने रखा उसको और वहीं उसका कत्ल किया। तो इन तमाम चीज़ों में आसिफ रमज़ी, नईम बुखारी, फजल करीम और ये तमाम लोग बराह रास्त मुलव्वस थे। और इसकी जो अगवा करने से लेकर रखने तक की प्लानिंग थी, वो आसिफ रमज़ी, फजल करीम और नईम बुखारी, ये तीनों उसमें मरकज़ी लोग थे जिन्होंने जगह का इंतज़ाम किया। और उन्होंने जो मुतालबात भी रखे डैनियल पर्ल की किडनैपिंग के बाद, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसमें आसिफ रमज़ी पेश था। लश्करी जंगी के बहुत से हाई प्रोफाइल मिलिटेंट पकड़े गए थे, जिसमें दिलावर, सईद और बहुत से लोग थे जो जेलों में बंद थे। और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने कराची में बड़ी खूनरेजी की थी। तो आसिफ रमज़ी चाहता था कि इन तमाम लोगों को जेल से निकाला जाए। इस सिलसिले में जेल की गाड़ी जब कैदियों को लेकर सिटी कोर्ट गई और सिटी कोर्ट से वापस आ रही थी, आसिफ रमज़ी ने प्लान किया, और जिसमें कारी असद, नईम बुखारी, अकबर सत्तार, मुजम्मिल, साबिर अली वसीम, फैसल पहलवान और बहुत सारे इनके साथी थे। सिटी कोर्ट से जब गाड़ी निकली है, बोरा पीर के इलाके में पहुंची, नबी बख्श थाना लगता है, तो वहाँ इन्होंने पीली टैक्सी और मोटरसाइकिलों पे थे, इन्होंने
अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ और एक कैदी भी उसमें मारा गया, जबकि 4 पुलिस वाले इसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन ये हमला नाकाम इसलिए हुआ, इन्होंने गो के फायरिंग करके प्रिजन वैन के टायर फाड़ दिए, सब कुछ किया, लेकिन हमला इस वजह से नाकाम हुआ कि जो पुलिस वाले उसमें ज़ख्मी हुए उन्होंने बड़ी जवां मर्दी से उन्होंने जवाबी फायरिंग जब की, तो उसमें जो लड़का पेश था साबिर अली वसीम, वो सबसे आगे था। सबसे पहले उसको गर्दन पे गोली लगी और जब उसको गोली लगी वो उसकी क्लैशनकोव वहीं गिर गई, वो खुद भी गिर गया। तो अब इनको अपनी जान के लाले पड़ गए, इसलिए कि साबिर अली वसीम सबसे आगे था और मेन लड़का वही था जिसने सारी कार्रवाई आगे से करनी थी। तो जब उसको गोली लगी तो इनको पीछे हटना पड़ा और साबिर अली वसीम को ये उठा के पीछे गली में ले गए फायरिंग करते हुए, और वहां से मोटरसाइकिल पे लेके ये निकल गए। बाद में साबिर अली वसीम को हम लोगों ने पकड़ा और उसके साथ फैसल पहलवान और बहुत से लड़के हमने पकड़े। सारी कहानी भी खुल के आ गई। बहरहाल आसिफ रमजी और उसकी टीम वहां से कैदियों को छुड़ाने में नाकाम रही और वहां से इनको भाग के जान बचानी पड़ी। मैं और मेरी टीम, हम उस वक्त CID सिविल लाइन में थे और CID 2001 में बनी थी, तो नए हम पहली टीम थे। लोगों ने जब काम शुरू किया तो सबका फोकस यही था कि ये ग्रुप बहुत खौफनाक कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो किसी तरीके से इस ग्रुप को पकड़ा जाए। इस पे हमने जब काम शुरू किया तो मुश्किल था हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना और काफ़ी हमने जोर लगाया इन्फॉर्मर्स, क्योंकि हम खुद सारे लोकल थे, तो हमने बहरहाल एक नेटवर्क बना लिया और मैंने एक एक करके इसके साथी पकड़ने शुरू किए और इस तक भी मैं पहुंचा हूं। मैं और मेरी टीम इस तक भी हम पहुंचे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बाल ये बच गया और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि इसकी बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन थी। इसके घर पे जब हमने रेड किया है तो वो अब बदनसीबी समझें, प्रोफेशनल जेलसी समझें, एक पुलिस अफसर ने इसको कॉल करके इसको पहले इतला दे दी और ये वो जगह छोड़ के चला गया। जब हमने रेड किया तो ये वो जगह छोड़ चुका था। अब हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि किसी ने इसको इतला दी है, तो हमने वहीं पे उसी घर में इसकी हमने पुलिस अफसरान को करना पड़ता है इस किस्म की चीज़ें। हम उसी घर में बैठ गए और एक कमरे में इसकी फैमिली को रखा हमने और बच्चे छोटे थे, इसकी वाइफ थी और हम इंतज़ार करते रहे वहाँ पे। हमने 2-3 दिन हम वहीं रहे खामोशी से। इसका एक साला भी था वहाँ पर और हम वहीं रहे। तो लेकिन चूंकि इसको इतला मिल चुकी थी तो हमारे इल्म में नहीं था कि इसको इल्म है कि ये पुलिस यहाँ बैठी है और हम समझ रहे थे कि ये आएगा, और अगर इसको इतला नहीं मिलती तो ये 100% आता। बहरहाल इसको इतला मिली और जब इसने कंफर्म किया कि इसके घर पे पुलिस बैठी है तो इसने अपनी वालदा से सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन करवाई और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वहाँ छापा लगवाया और मजिस्ट्रेट जब आया तो हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। तो बहरहाल वो एक अलग एक किस्सा है। तो उसके बाद एक तरीके से मैं और वो हम आपस में पर्सनल हो गए। वो मुझे कॉलिंग करता था, बात करता था, धमकी भी देता था, हम भी उसको ढूंढने में लगे रहते थे। तो बहरहाल बातचीत का अच्छा था, तमीज़ से बात करता था, धमकी भी बड़ी तमीज़ से देता था। तेज तरार बहुत ज़्यादा था, उसको पता था कि क्या एहतियात करनी है। फ़ोन पर भी एहतियात करता था। उस ज़माने में इतना हमारे पास ये वसाइल भी नहीं थे, फ़ोन के ज़रिए मॉनिटरिंग हम नहीं कर सकते थे, लोकेशन लेना ही बहुत बड़ी, और ना इतना इल्म था इन चीज़ों का हमें। तो हम पूरा डिपेंड करते थे अपने इन्फॉर्मर्स पे और टोटल काम इन्फॉर्मर्स पे चल रहा होता था। तो आसिफ रमजी चूंकि अब मेरा और उसका एक पर्सनल एक लग गई थी हमारी आपस में, मैं उसे पकड़ना चाहता था और जबकि वो समझता था कि किसी तरीके से मुझे मार के रास्ते से हटाया ताकि ये जो मुसीबत उसके पीछे लगी है उससे जान छुड़ाए। फिर उसके घर पे भी हम गए थे तो वो भी उसको गुस्सा था। आसिफ रमजी बुनियादी तौर पर पुलिस के घेरे में तो नहीं आ सका, गिरफ्तारी की कई कोशिशें भी की गई और एक बार ये हुआ कि इसके घर और घर के बाहर CID की टीम पहुंची, उन्होंने वहां पर रेकी की, वो बैठे भी रहे कई दिन। तो इससे आसिफ रमजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एक जगह पर वो रुकता नहीं था, जो उमूमन इस तरह की तंजीमों की लीडरशिप का तरीक़ाकार होता है, तो अपने घर पर तो वो नहीं होता था। आसिफ ने एक प्लान किया और उसने पार्सल बम बनवाए और इस सिलसिले में उसने जैसे डायरी बम कह लें, डायरी में उसने एक्सप्लोजिव भर के इन्होंने काम तैयार किया और बम बनाया। जो इन्होंने मुझे, मेरे साथ कुछ और पुलिस अफसरान थे, उनको भेजे, होम सेक्रेटरी सिंध को भेजा, IG साहब को भेजा और कुछ और सरकारी दफातर थे जहाँ इन्होंने ये पार्सल बम भेजे। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी और मेरा एक इन्फॉर्मर था इनके बीच में, उसने हमें 2-3 दिन पहले बताया कि जी इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कि ये बम आप लोगों को भेजे जाएं।
तो हमने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो थी पहले ही हमने भेज दी और तमाम सरकारी इदारों को इत्तला दी गई कि इस किस्म के बॉम्ब जो हैं बनाए जा रहे हैं, उसमें एहतियात की जाए। जिस दिन ये पार्सल बॉम्ब आए, मेरे पास भी आया, मेरे साथ जुल्फ़िकार जुनैद साहब, हम लोग बैठे थे, जुम्मे का दिन था, नमाज पढ़ के बैठे थे, नमाज की तैयारी कर रहे थे, जुम्मे की नमाज की। तो ये पार्सल बम आया। तो उन दिनों मैंने बम डिस्पोजल के कुछ कोर्सेज किए थे और बम नाकारा करने के हमें ट्रेनिंग दी गई थी और कामयाबी से कर लेते थे। लेकिन जब ये बम आया तो इसको नाकारा करने में बेएहतियाती हुई बम मेरे हाथों में फट गया, जिससे मैं बहुत शदीद जख्मी हुआ। और कराची में दूसरे दफातर में भी बम धमाके हुए जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। तो बहरहाल अल्लाह ने बचाया और ये इनकी कामयाबी थी। और जब मैं महीना एक हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सही होकर जैसे मैं आया हूँ, दोबारा मैंने यही काम शुरू कर दिया। और होता ये कि जिस लड़के ने, जिसको इन्होंने, एक फरहान डाडा था, लियारी का एक लड़का था, और उसको इन्होंने यूज़ किया था, वो लश्कर जंगी से ताल्लुक़ था, सोल्जर बाज़ार में रहता था, कभी लियारी में रहता था, यंग लड़का था वो भी। पार्सल बॉम्ब में उसने भी जो पार्सल थे डिलीवर उसने किए थे। बहरहाल मैंने उसे किसी तरीके से पकड़ लिया, उसने सारी स्टोरी फिर हमारे सामने खोल के रखी। ये लड़का फिर बाद में लियारी में एनकाउंटर में, मैं जब SP लियारी था वहाँ एनकाउंटर में हमसे किंग बावर में आगे चल के शामिल हो गया था, वहाँ फिर एनकाउंटर में मारा गया। पार्सल बॉम्ब के बाद अक्सर आसिफ रमजी, मेरी बात भी होती थी फ़ोन पर, दोबारा वो शुरू हो गया था और अब उसके हौसले मज़ीद बुलंद हो चुके थे। और उसने फिर कराची में हमारे एक SSP थे फारूक खान साहब, उन पे इसने मोटरसाइकिल बॉम्ब अटैक किया था PSU की बिल्डिंग के पास। अल्लाह ने उनको बचाया। और ऐसे बहुत से और भी इन लोगों ने काम किए। लेकिन अब जिस स्पीड से आसिफ अब काम कर रहा था, उसका नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा था और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आ रही थी। इस सिलसिले में हमने काफ़ी गिरफ्तारियाँ मुसलसल करते जा रहे थे और जिसका आसिफ रमजी को गुस्सा भी था। और आसिफ ने यही कहा कि जी अब मैं एक ऐसी चीज़ करने लगा हूँ जो आप अब हमें वो काफर कहता था कि जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं जो लश्कर जंगी के खिलाफ काम कर रहे हैं वो तमाम काफर हैं। ये उसका एक फतवा था। तो बहरहाल आसिफ ने जब ये काम शुरू किया, उसने कहा कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं और हर वो पुलिस अफसर जो भी हमारे खिलाफ एक्टिव है, हम उसको आखिर तक उसके पीछा करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। इस सिलसिले में उसने मोटरसाइकिल बॉम्ब और बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू की, जिसमें हमने बहुत से पकड़ लेते थे इसका सामान। बहुत कई दफ़ा हमने जैसे मज़हर धोबी को पकड़ा, उससे मिला, फरहान डाडा से मिला और बहुत सारे लड़कों से सामान मिलता चला गया। नईम बुखारी फिर पकड़ा गया, रेंजर्स ने पकड़ा, उससे बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो ये सिलसिला जब होता चला गया तो अब आसिफ रमजी को समझ आ गया था कि अगर मैं इन पुलिस अफसरान को टारगेट नहीं करूँगा तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ना ही इस तंजीम का पीछा छोड़ेंगे। आसिफ रमजी से ये आंख मचोली चल रही थी। कभी वो मेरे पीछे टारगेट किलर लगाता था, कहीं वो बॉम्ब अटैक की कोशिश करते थे, कहीं वो ठेला लगाते थे मेरे रास्ते में एक्सप्लोजिव से भरा हुआ, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करते थे। लेकिन अल्लाह बचाता रहा और कामयाब नहीं हो सके और वो इसी तरीके से वो भी बचता रहा। उस पर हमने काफ़ी कोशिश की। इसी दौरान 18 दिसंबर 2002 को कोरंगी के इलाके में एक घर में धमाका होता है और जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं, जिसपे पता चलता है कि ये कोई बम शॉम बना रहे थे और खौफनाक धमाके के नतीजे में जो इनसे फट गया, किसी एक्सप्लोजिव मिसहैंडलिंग में फट गया और ये तमाम लोग उसमें मारे गए। तो कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में एक जगह इसने ली थी किराए पे और वहाँ बैठकर ये एक अपना एक मोटरसाइकिल तैयार कर रहा था किसी खुदकुश हमले के लिए। तो वो हुआ ये कि इस दौरान कोई इनसे मिस हैंडलिंग हुई और वो मोटरसाइकिल जो एक धमाके से तबाह हो गई, वो घर तबाह हो गया था पूरा और उसमें आसिफ रमजी जो था मारा गया था। और फिर ये हुआ कि इसकी शनाख्त भी बाद में ऐसा हुआ था कि उसका DNA भी कराया गया था और इसके जो पैर के अंगूठे के मखसूस निशानात थे उससे आसिफ रमजी की बीवी ने शनाख्त की कि ये आसिफ रमजी है। अपने साथियों समेत उस हमले में मारा गया था। अच्छा, इस हमले का इल्ज़ाम उस वक्त CID के सरबराह फयाज खान पे लगा था। जो फैमिली थी उन्होंने कहा कि आसिफ रमजी को गिरफ्तार करके कुछ इस तरह का किया गया है कि पुलिस वालों ने या CID ने इसको कत्ल किया है। तो इसमें सदाकत नहीं थी। बुनियादी तौर पर ये बॉम्ब बनाते हुए मिस हैंडलिंग हुई और उसके नतीजे में धमाका हुआ और फिर वो मारा गया। तो इसकी फिर तहकीकात भी हुई, यानी फैमिली ने एप्लीकेशन दी थी और जब तहकीकात हुई तो उसमें जो CID की टीम है उसको इस हवाले से क्लियर करार दिया गया। इत्तफाक था कि मैं और मेरी टीम उस वक्त कोरंगी के इलाके में थे। हम चले गए मौके पे और जब वो हमने देखा सारा तो उसमें परख उड़ चुके थे। लेकिन बहरहाल
उसमें पता चला कि आसिफ रमज़ी और एक जुल्फ़ी सरवर उर्फ जुल्फ़ी, आमिर मेमन, एक वाजिद लड़का था जो कि पहले एमक्यू में होता था, बाद में वो लश्कर जंगी में शामिल हो गया और वो इसमें ये मारे जाते हैं। और इन्होंने ये 4 लोग इसमें मारे गए। इसके साथ इन्होंने वहाँ पर मोटरसाइकिलें हमें मिली जिसमें एक्सप्लोजिव लगे हुए थे, तैयार बम मिले, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली। जब लाशों का डीएनए कराया गया तो आसिफ की लाश का डीएनए उसकी वालदा से मैच कर गया और दूसरों के भी उनकी फैमिली से करवाया गया जिनकी उनकी शनाख्त हो गई कि भाई फलां लोग इसमें मारे गए हैं। आसिफ रमज़ी की मौत के हवाले से हम ये कहेंगे कि दहशतगर्दी में कितनी कमी हुई। देखिए, कोई भी ग्रुप जब तक फाल होता है उसका अपना एक नेटवर्क होता है, सेटअप होता है, उसके लोग होते हैं, कोई रैकी कर रहा होता है, कोई असला पहुंचा रहा होता है, कोई फंडिंग का इंतजाम करता है, कोई उसमें जो था अगवा का काम कर रहा होता है, कोई घर की सहूलत फराम कर रहा होता है। तो एक पूरा एक नेटवर्क होता है। तो जब ऐसे ग्रुप का बड़ा लीडर मारा जाता है, ग्रुप सरबराह मारा जाता है, तो यकीनी तौर पर वो ग्रुप टूट जाता है। यानी उस अरसे में वो जो दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, वो जो खास उस अंदाज में कर रहा होता है, वो कम अज़ कम रुक जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल हुआ। आसिफ रमज़ी के बाद जो था वो ग्रुप जो था तितर बितर हो गया, लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए। तो उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज होने में वक्त लगता है। लेकिन चूंकि वो जो ज़माना था दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी, तो आसिफ रमज़ी की मौत के बाद एक वक्फा तो आया, लेकिन फिर चूंकि ये नज़रिया तो मौजूद रहता है तो वो दीगर लोग उठे और फिर उन्होंने उस सिलसिले को शुरू किया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो आसिफ रमज़ी का ग्रुप था वो कई साल की खौफनाक कार्रवाइयों के बाद बहरहाल जो है अपने अंजाम को पहुंचा और उसके बाद जो था एक कमी वाक़या हुई। लेकिन ये ग्रुप्स रहते हैं मुसलसल, कोई नया ग्रुप आता है, वो कार्रवाइयाँ करता है, तो कुछ अरसा वो रहता है, फिर उसको ट्रेस किया जाता है, उसका नेटवर्क तोड़ा जाता है, लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, तो फिर उसकी कार्रवाइयाँ ख़त्म होती हैं। ऑन एंड ऑफ ये सिलसिला जारी रहता है। तो यही वजह है कि हम तकरीबन 25-30 साल से, बल्कि 90 की दिहाई से हम देख रहे हैं कि जो फिर ख़वाराना बुनियादों पर टारगेट किलिंग थी, उसके बाद फिर इसमें TTP का एलिमेंट भी शामिल हो गया और फिर बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि बलोच अलहदगी पसंद भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ तंजीमें जो मर्ज होकर भी कार्रवाइयाँ करती हैं और अपने तौर पर भी करती हैं, अपने अपने इलाकों में भी करती हैं, दूसरे को सहूलतकारी भी मुहैया करती हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है। आसिफ रमज़ी का इस धमाके के साथ चैप्टर क्लोज हो गया और एक ऐसा दहशतगर्द जिसकी गिरफ्तारी पे हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम रखा था जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर, वो जो उसने दूसरों के साथ किया वही उसके साथ हुआ। तो लश्कर जंगी का बैकग्राउंड आपके इल्म में कितनी खौफनाक खुदकश हमलों में रही है। तो आसिफ रमज़ी कराची में जो भी शुरू में लश्करी जंगी ने दम पकड़ा और उसके मिलिटेंट विंग ने आगे चल के जो भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की, उसमें उसको मुनज़्ज़म करने में, उस दहशतगर्द तंजीम को एक राह दिखाने में आसिफ रमज़ी का नाम सबसे नुमाया था। और इसके मारे जाने के बाद गो के हाल उस वक्ती तौर पे तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे, लेकिन उसने जिस चीज़ की बुनियाद रखी थी उसके साथियों ने आगे चल के मज़ीद खौफनाक हमले किए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।